students, this video lecture is the part of Florissant Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter 8, that is D block. F block एलिमेंट जो है पार्ट फिफ्थ में स्टार्ट करेंगे, तो डी ब्लॉक आज कम्प्लीटली फिनिश कर दूंगा मैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते थे वो डिस्कस कर चुका था मैं, और एक दो क्वेश्चन जो रह चुके हैं वो आज डिस्कस करूंगा। सो लेट वी स्टार्ट विद द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आप किसे बोलते हैं? आपने फर्स्ट चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट में आपने बात की होगी इंटरस्टिक्स की, गैप्स की, वैकेंट स्पेसेस की, यानी कि खाली जगह। यानी कि क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो मेटेलिक क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं। इट में भी आयरन ब्लॉक, आयरन मेटेलिक क्रिस्टल हो सकता है, इट में भी गोल्ड मेटेलिक क्रिस्टल हो सकता है। तो उनके बीच में जो है कुछ गैप्स रह जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज और प्रोमिनेंट साइज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कुछ गैप रह जाता है। उस गैप को अगर कोई छोटे एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये आके उसे क्या कर लें, ऑक्यूपाई कर लें, तो कुछ नए टाइप के जो है कंपाउंड्स मिलके बनते हैं वहां से, दैट आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ना इंटरस्टिक्स को ऑक्यूपाई करते हैं इसलिए इंटरस्टिशियल बोलते हैं इनको, और इंटरस्टिक्स का मतलब होता है गैप। क्या बोला है डेफिनेशन में? Those compounds which are formed when a small elements like carbon, nitrogen, boron and hydrogen occupy the gap present in between transition elements in metallic crystal। तो एक चीज और यहाँ ऐड करूंगा मैं, that is in a metallic crystal। तो ये लिखना जरूरी है यहाँ पर बेटा, यहाँ लिख देता हूं मैं, inside metallic crystal। समझ गए होंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेटेलिक क्रिस्टल का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर। इनसाइड मेटेलिक क्रिस्टल, समझ आ गया? तो एलिमेंट्स इनसाइड मेटेलिक क्रिस्टल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। आगे मूव करते हैं, देखिए यहाँ शो किया हुआ है। मान लीजिए जितने भी सर्कल एंड सर्कल्ड हैं ये सारे, ये क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट में भी कॉपर, इट में भी आयरन, इट में भी क्रोमियम। अब ये जो गैप्स बचे हुए हैं दैट इज कॉल्ड गैप, इंटरस्टिक्स, और या फिर आप इसे बोल सकते हैं वैकेंट स्पेसेस। अब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे एटम्स यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन काफी छोटे माइन्यूट एटम्स है कंपेरिजन में, तो वो इन गैप्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और गैप जब ऑक्यूपाई कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है, इट में भी बोरोन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन लाइक स्मॉल एलिमेंट्स एंड दैट ऑक्यूपाई दिस गैप एंड फॉर्म अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या होता है कि आपकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जैसे कॉपर है, आयरन है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके यूजेस हैं वो लिमिटेड है। पर क्या होता है जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्म में बन जाते हैं तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ओके, ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर इनका एप्लीकेशन जो है वो बढ़ जाएगा। थर्ड है हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएंगे, लेस मेलेबल और लेस डक्टाइल हो जाएंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं सारे। क्योंकि देखिए गैप्स जो है ऐसा नहीं है कि चार एटम्स के बीच में एक ही मॉलिक्यूल जो है कार्बन का आएगा, दो भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, थ्री भी आ सकते हैं। तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उन एटम्स का। आप यहाँ देखें अगर डायग्राम, एक बार फिर इस डायग्राम की तरफ मूव कराऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये भी हो सकता है कहीं कुछ एलिमेंट्स, ये छोटे एलिमेंट्स यहाँ चार आ गए, यहाँ कभी एक रह गया, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनका। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर, बिल्कुल गैप देखिए इन सब में बराबर। लेकिन ये जो एलिमेंट छोटे छोटे हैं इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ऐसा नहीं है कि चार एटम्स के बीच में एक ही आ रहा हो हमेशा, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकता है। तो ये दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक का कोई फिक्स नहीं है।
तो क्या होगा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात हो गई, जो कि अपना कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो मैंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक आपको पढ़ा दिए हैं, मैं एक बार फिर रिवाइज करना चाहूंगा। पहला पढ़ाया मैंने आपको एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस, फिर पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर पढ़ाया कलर प्रॉपर्टी, फिर पढ़ाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक टाइप के मटेरियल्स की मैंने बात करी। उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फिर मैंने पढ़ाया होगा आपको इससे पहले कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पढ़ाई होगी। तो ये सारी चीजें, इतने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, विद एग्जांपल आपको लर्न करना है ना। तो 4 क्लासेस मैंने लिए डी ब्लॉक की। अब आज के बाद जो है वो जितनी भी क्लासेस होगी वो ए ब्लॉक को डिनोट होगी सारी की सारी। तो अब जो बात करते हैं डी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन जो मैंने कल एनालिस्ट नहीं किए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन में बहुत सी बार देखा हो गया होगा इनको जनरली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ आयन। तो कॉपर 2+ आयन, क्यूप्रिक आयन जो है आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट्स, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो बेटा आपको आइडिया लग गया होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ काम में आने वाला है, तो वो क्या है वो भी आपको लर्न करना है। तो Cu2+ की बात करते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो ये निकल के आता है। फाइनल जिसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं 4s1 एंड 3d10, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली लास्ट शेल इसका 4th है और पेनल्टीमेट शेल है आपका 3rd। तो कहने का मतलब ये है इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 एंड 3d10। अब क्या होगा कि आपको जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो किसका लिखना है, कॉपर 2+ का, ना कि कॉपर का। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 29 इलेक्ट्रॉन में से इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, फिर 27 ही आपको फिल करने होंगे। तो 27 इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरीके से फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन है नया वो हो जाएगा 4s0 एंड 3d9। यानी कि आपको जो ऑब्वियसली जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे पता करना है। कॉन्फ़िगरेशन तो मैं लिख चुका, अब मुझे क्या पता करना है, पहले का आंसर तो आ चुका है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+। तो कॉन्फ़िगरेशन तो आपका ये हो गया 4s0 एंड 3d9, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। जिसके अलावा अच्छा कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर मैं आर्गन लिख दूं यहाँ पे, बिल्कुल जो ग्रीन कलर के यहाँ शो किए हुए हैं आप इसको आर्गन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 10 और 2 हो गए 12 और 6 कितना हो गया 18। 18 का मतलब होता है ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन शो किया हुआ है, तो आर्गन 18 4s0 एंड 3d9, ये भी एक लिखने का तरीका हो सकता है। बात कर रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूले की और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे कहां से मिलेंगे, यहाँ से। कॉन्फ़िगरेशन है 3d9, तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके जो निकल के आते हैं वो आपका 1 आता है। क्या निकल के आएगा बेटा, 1 जो है कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है। So the total number of unpaired electron become 1। तो n बराबर 1 आपने लिख दिया, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है 1 पेयर्ड है। तो जब इस फॉर्मूले में जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करता है आप n बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखने पर आपको जो मिलेगा म्यू इज इक्वल टू √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर है और ये पैरामैग्नेटिक आपका जो है टाइप का आयन होगा। तो मैग्नेटिक नेचर आप बता सकते हैं, म्यू अगर 0 होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, म्यू कुछ ना कुछ है इसका मतलब वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। देखिए आपने मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने लिख लिया। तो नाउ इन दिस वे यू स्कोर द 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। Now we talk about the second or important question, that is second, the configuration of both Cr2+ and Mn3+ is D4 configuration। यानी कि जब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो 3d जो आपका सबशेल है, 3d आपका जो ऑर्बिटल है, यस 3d सबशेल जो है आपका, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में मिलेंगे। बट एक तो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और एक बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कॉन्फ़िगरेशन सेम है बट बिहेवियर अलग अलग है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है ना, क्या लॉजिक है वो देखते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझिए आप, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है
कि सामने वाले का क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन कर रहा हूँ, खुद का क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है बट इनके बिहेवियर डिफरेंट है। Cr2+ का बिहेवियर डिफरेंट है Mn3+ से, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन काम में आ रहा है, देखिए Cr2+ जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि खुद का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि कौन यहाँ रोल प्ले कर रहा है, Mn3+, तो वो जो है सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है। अब रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, रिडक्शन। अब इस पे ध्यान दीजिए, आप इस गौर करिए इस लाइन पर, सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि अंडर ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, खुद का Cr2+ है, और रिडक्शन कौन कर रहा है बेटा, तो क्या बोलते हैं अपन कि Mn2+ जो है यहाँ पर, नॉट Mn2+, Mn3+, यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 3+ कर लें आप इसे, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, Mn3+ करना है आपको उसे। तो Mn3+ जो है यहाँ पर बेसिकली, यहाँ आपका D4 कॉन्फ़िगरेशन इस तरह शो किया हुआ है। अब Mn को क्या रिप्रेजेंट करना है, Mn3+ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ये होता है कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। रिडक्शन खुद का करवाना है तो रिडक्शन तब होगा जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। आपको क्या नजर आ रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लेता है, जो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कहीं से इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोलते हैं आप, रिडक्शन ही बोलते हैं। सही मायने में इसका जो है रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन जब इसका हो जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो वन इलेक्ट्रॉन गेन टू अचीव हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा, ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो ड्राइविंग फोर्स ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसलिए गेन करेगा क्योंकि इसे इसके डी सबशेल के अंदर हाफ फील्ड सिचुएशन लेके आनी है, जो कि स्टेबल मानी जाती है। Here we have to add an electron and gaining of electron is called reduction. अब उस gaining को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन होगा ऑब्वियसली। अब इररेस्पेक्ट क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, तो क्रोमियम के केस में क्या होता है बेटा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो डी सबशेल है, D4 के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। और ये स्प्लिटिंग की बात करूंगा मैं अगले चैप्टर 9 के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। वहां एक थ्योरी होती है CFT, क्रिस्टल फिल थ्योरी, तो वो इस ब्रेकडाउन को एक्सप्लेन करता है। तो क्रोमियम के अंदर जो है इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है दो लेवल्स में, EG लेवल एंड T2G लेवल। तो आपको जो अपर वाला जो लेयर है, इसे आप बोलते हैं, यस, इसे तो बोलते हैं आप EG लेवल, और जो नीचे वाला जो है आपका ये कहलाता है T2G लेवल, तो बोलते हैं आप T2G लेयर। तो आपका जो T2G लेवल है, इस लेवल को हाफ फिल्ड करने के लिए, देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको हाफ फिल्ड सिचुएशन में लाने के लिए, इसको अगर हाफ फिल्ड करना है तो ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड अचीव तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये, समझ रहे हैं ना बात को, इसको क्या करना है, अपने को रिमूव करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, सपोज आपका ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये हाफ फील्ड अचीव हो जाएगा। यहाँ भी हाफ फील्ड का प्रॉब्लम है, यहाँ भी हाफ फील्ड का, लेकिन यहाँ हाफ फील्ड कर रहे हैं आप 3D सबशेल को, और यहाँ हाफ फील्ड कर रहे हैं T2G को। तो आंसर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, लूज कर रहा है, इसका अंदर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑब्वियसली Mn2+ जो है क्या कर रहा है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, ये हुआ ना। एक क्रोमियम की केस की बात कर रहा था मैं, क्रोमियम इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी सामने रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन मतलब इसको लूज करना पड़ेगा ऐसे, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू कंप्लीट हाफ फील्ड इन T2G, तो ऑब्वियसली दोनों के जो है नेचर प्रूव कर दिए मैंने। यहाँ स्प्लिटिंग शो करनी है और यहाँ स्प्लिटिंग शो नहीं करनी है, बस इतना सा ध्यान रखिए। यहाँ गेनिंग करवानी है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ लूजनिंग करवानी है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इनके बिहेवियर डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो दिक्कत आती है यहाँ पर, तो उन सभी को जो है मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है इस Cr3+ ना होके 2+ है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो है यहाँ पर कितना आया बेटा, 2 आएगा। अगर मैं इसको हटा दूं, है ना, इसको हटा दें और आप इसको ओनली 2+ माने,
और फिर आप कन्फ्यूजन देख ला, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, क्वेश्चन ये रहा आपका। तो इस तरीके से आप इसे लेके चलें। So this is all about today lecture, and I hope you enjoyed this video lecture, and thanks you for watching this video, and have a nice day.